नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है वायु दाब एवं पवनें, उसी को आगे बढ़ाने के लिए पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा। और कैसा लगा ये मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैंने कहा था कि उससे रिलेटेड जो भी डाउट हो उनको आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है ना। तो आज फिर से मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी टॉपिक में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट तथा कॉन्सेप्ट की चर्चा आज आपके सामने करेंगे। और बहुत ही ध्यान से उसको देखिएगा, लास्ट तक उसको बहुत ही ध्यान से समझते जाइए। और मैं तो कहूँगा कि अच्छे कंपटीटर की तरीके से एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिएगा निकाल के। जो भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट अच्छा लगे उसको तुरंत नोट डाउन करते जाइएगा और लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही कॉन्सेप्ट और वही फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन उससे। ठीक है ना। तो उसी चीज़ को हम आपके सामने रखेंगे। कोई भी ऐसा फैक्ट या कॉन्सेप्ट नहीं मैं फालतू वालतू का बताने जा रहा हूँ जो जिसका कोई मतलब ना हो। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और सभी एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आता ही आता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वास्तव में आपको नौकरी लेनी है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। अब वो निष्क्रियता छोड़ दीजिएगा, मक्कारी छोड़ दीजिएगा, है ना। क्योंकि समय आ गया है कि कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। तो बी एक्टिव और रेडी हो जाइए मेहनत के लिए, पेन के लिए। और जब पेन करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसे घर बैठे फालतू में अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो उससे कुछ भी नहीं। और हाँ, जो दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पढ़ाई चालू कर दीजिएगा। अब लॉकडाउन की स्थिति ख़त्म हो गई, आप भी लाख बन के मत रहिएगा, एक्टिव हो जाइएगा और आगे मतलब मेहनत करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक को तैयार करते हैं, चालू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। बताना था आप लोगों को पवन संचरण, पवन संचरण यानी पवनों का चलना। पिछली क्लास में मैंने बताया था पवन, पवन किसे कहते हैं। जब हवा या वायु में गति आ जाती है तो उसको पवन कहते हैं। हवा या वायु के अणुओं में जब गति हो जाती है तो उसको पवन कहते हैं। और ये गति क्यों हो जाती थी, जिसका कारण बताया था दाब प्रवणता। दाब प्रवणता के कारण क्या हो जाती थी, पवनें चलने लगती थी। ठीक है ना। और ये दाब प्रवणता की मैंने परिभाषा बताई थी। तो दाब प्रवणता क्यों उत्पन्न होता था, इसका कारण था ताप प्रवणता। क्या कारण था, ताप प्रवणता। इसका कारण होता ताप प्रवणता। तो आपको पता होना चाहिए ताप प्रवणता क्या है, कि दो स्थानों पर समान ऊंचाई पर स्थित दो बिंदुओं में ताप के अंतर की जो दर होती है उसे ताप प्रवणता कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दाब प्रवणता है वैसे ही ताप प्रवणता। एक अगला फैक्ट मैंने आपको बताया था कि जो ताप होता है, ताप वो दाब के बिल्कुल विपरीत होता है। ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, पिछली क्लास में डिस्कस किया। ताप अपोजिट होता है किसके, दाब के। अगर किसी स्थान पर ताप बढ़ता है तो दाब क्या होता है, दाब कम होता है। ये इतना कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है कि सारी पवनें तथा पूरा क्लाइमेट का जो चैप्टर है इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। पूरा क्लाइमेट का चैप्टर इस पे ही, इस बात को लेके ही। जिसको ये क्लियर नहीं होगा उसको वो समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, ताप और दाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं और पूरा इसी पे बेस्ड है। तो दाब प्रवणता, ताप प्रवणता और ताप और दाब एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। इसको मैंने पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है पवनों का क्षैतिज वितरण, पवनों का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में मतलब देखना है कि पृथ्वी की सतह पर पवनें कैसे चलती हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए। मान लिया ये हमारे सामने
पृथ्वी है। क्या मान लिया? ये पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गई है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। इसके 23.5 डिग्री ये जो ऊपर है नॉर्थ पोल, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो ये रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और साउथ में 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं जो किसी भी स्थान का ताप तथा दाब निर्धारण के लिए सहायक होती हैं, वो खींची गई हुई हैं। कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ में, 23.5 साउथ में, मकर रेखा। दूसरा, सूर्य की स्थिति जो बताया था कि पूरे वर्ष भर यही रहती है इस कर्क और मकर के बीच में। 6 माह उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। यानी 21 मार्च को विषुवत रेखा पर, फिर 21 जून को ये पहुंच जाता है कर्क रेखा पर, फिर 23 दिसंबर को फिर भूमध्य रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, और फिर ऐसे चलते हुए 21 मार्च को फिर यहाँ भूमध्य रेखा पे आ जाता है। ये मैंने बताया था सूर्य की पोजीशन, आपको ध्यान रखना है। 21 मार्च, 21 जून, इसके बाद 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ये डेट है। इसी के आधार पर दिन रात बड़े और छोटे होते हैं। तो देखिए, जब सूर्य मान लिया यहाँ पे है तो सूर्य की किरणें सीधी जो पड़ती हैं वो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सीधी पड़ती रहती हैं और इस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी रहती हैं। तो जब इस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा सीधी किरणें रहती हैं तो ये वाला जो क्षेत्र होता है कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये जो क्षेत्र कैसा होगा? सबसे ज़्यादा यहाँ गर्म होगा। और सबसे ज़्यादा गर्म होगा क्यों? सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा ताप है तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा वर्षा भी होगी, बादल भी सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधी क्षेत्र। यानी कि कर्क और मकर के बीच, अब मैं इसको ऊपर साफ कर दूं, कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उष्ण कटिबंधी क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक फिर अक्षांश रेखा होती है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत। क्या बोलते हैं? आर्कटिक व्रत। क्यों आर्कटिक व्रत बोलते हैं? क्योंकि उत्तरी ये जो गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव जो है, यहाँ पे आर्कटिक नामक सागर भरा पड़ा हुआ है, आर्कटिक सागर है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया आर्कटिक व्रत। ठीक है ना। और इसी तरीके से सेम दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ में एक ही अक्षांश रेखा है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक व्रत। क्योंकि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं। कौन सी? ऊपर है आर्कटिक व्रत, नीचे है अंटार्कटिक व्रत। ऊपर आर्कटिक सागर है, महासागर, और यहाँ महाद्वीप है। यानी ये स्थल भाग है और ये कैसा भाग है? वो भाग है आपका द्रव वाला। यानी कि तो ये जो होता है, देखिए क्या होता है कि सूर्य की किरणें यहाँ रहती हैं और ये 6 माह उत्तरी गोलार्ध में रहता है। जब उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो इस ध्रुव पर 6 माह की दिन होती है। वहीं दूसरी तरफ इस जो क्षेत्र है, ये साउथ पोल जो है, यहाँ रात हो जाती है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये वाला क्षेत्र जो होता है 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहती है। और 6 महीने रात और 6 महीने दिन होने के कारण
तथा सूर्य की यहाँ किरणें नहीं पड़ पाती हैं सीधी, बहुत ही तिरछी किरणें कभी कभी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा, और लंबी डिस्टेंस तय करके सूर्य की किरणें वहाँ तक थोड़ा बहुत प्रकाश जाता है 6 महीने। तो उन किरणों में इतना ताप नहीं होता है, इतनी ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि वो काफ़ी लंबी तिरछी टेढ़ी जाती हैं, काफ़ी लंबा डिस्टेंस करके, सामने नहीं होता है वो क्षेत्र, इसलिए ये ठंडे प्रदेश होते हैं। ये और ये यानी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों बहुत ही ठंडे प्रदेश होते हैं। कैसे प्रदेश होते हैं? ठंडे। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग उत्तरी ध्रुव के आसपास का तथा दक्षिणी ध्रुव के आसपास का, इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध, कटिबंध। और ये भी आपका यहाँ पे शीत कटिबंध हो गया, शीत कटिबंध, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कटिबंध। और देखिए अब बचा हुआ हमारा ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये वाला तो आपका हो गया। कौन सा क्षेत्र हुआ? ये वाला जो था उष्णकटिबंध का क्षेत्र हो गया, यानी कि कर्क और मकर के बीच में उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र था, ठीक है। और ये जो लाइन है ऊपर वाला 66.5 से ऊपर और 66.5 से नीचे, ये जो है ध्रुवों के पास, ये शीत कटिबंध हो गया। और ये वाला जो क्षेत्र होता है बीच का है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इसी तरीके से ये वाला भाग ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध। या इसी को देखो शीत प्लस उष्ण, यानी शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्म, ठंडे का भी प्रभाव और गर्म का भी प्रभाव। तो शीत और उष्ण दोनों को मिला दिया, इसलिए शीतोष्ण कह दिया। या उष्ण को आगे कर दो, शीत को पीछे कर दें, तो ये उपोष्ण है ना, उपोष्ण भी बन जाएगा, यानी उष्ण ना हो के थोड़ा सा कम, उपोष्ण। तो शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र हो जाएगा। वहीं यहाँ पे भी हो गया आपका, इसको कह सकते हैं शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण है ना, या उपोष्ण कह सकते हैं, उष्ण से उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र, कटिबंध। देखिए ये क्या है? कटिबंध या जोन होते हैं, इनको हम जोन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा भैया कि देखा है, ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, जो समझ में आ जाए कि कर्क और मकर के बीच में सूर्य हमेशा रहता है वर्ष भर। तो कर्क और मकर के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती हैं, तो इसलिए सबसे गर्म स्थान होता है। गर्म स्थान होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर ये सारा का सारा भाग जो होता है बहुत उष्ण हो जाता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद सूर्य की किरणें ध्रुवों पर स्पष्ट रूप से नहीं पड़ती हैं, यानी कि यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसीलिए ठंडे प्रदेश होते हैं। तो इसलिए इसके 66.5 तथा 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, 90 डिग्री और 66.5, सेम यहाँ पे 90 डिग्री और 66 के बीच जो क्षेत्र है, शीत कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध तथा ये उष्ण कटिबंध के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ताप का, यानी ताप का डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? हाई, और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? लो। ये मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिपीट करके आप लोग देख लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी को। मैंने क्या देखा, ये आपने अर्थ बनाया, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया और ये 90 डिग्री साउथ पोल हो गया, ठीक है भैया। और यहाँ पे अब थोड़ा हम ध्यान से और देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये 0 डिग्री जो बताया भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर बहुत ही हाई है, टेम्परेचर हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना।
टेम्परेचर हाई है। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो ये क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये अति गर्म होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ की खास बात ये होती है कि ताप सबसे अधिक होता है और तापांतर सबसे कम होता है, यानी ताप अधिक और तापांतर सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो ये वाला एक जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा उष्ण है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं जो आपने यहाँ कर्क रेखा 23.5 जो खींची है, यानी ये 23.5 जो है कर्क, और इसके थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएं तो हम उसको कह सकते हैं, यहाँ 30 डिग्री ले लेते हैं, एक 30 से लेकर 35, ये 30 से लेकर 35, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ 35 डिग्री नॉर्थ, और सेम इधर यहाँ पे लेते हैं 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ। ये वाला जो क्षेत्र होता है क्या होता है, और ये वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो दाब होता है वो उच्च होता है। क्या होता है, दाब बहुत उच्च होता है। यहाँ पे भी दाब बहुत उच्च होता है, और इस वाले क्षेत्र पर दाब बहुत निम्न होता है। क्यों निम्न होता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे दाब कैसा है, बहुत कम है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस वाली पेटी को और इस वाली पेटी को क्या कहते हैं, इनके नाम याद करने हैं। ये 0 से जो 5 है, इस वाली पेटी को कहा जाता है भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न वायु की पेटी, निम्न वायु दाब पेटी। बहुत ध्यान से समझिएगा। विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री साउथ, यानी कि भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण में तापमान सबसे ज़्यादा रहता है, और तापमान सबसे ज़्यादा रहने के वजह से दाब सबसे कम होता है। जब दाब सबसे कम होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये पेटी बनती है, जो ये पेटी बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, इसका नाम भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा के आसपास है, भूमध्य रेखीय कैसा दाब है, निम्न वायु दाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। याद रखिए, 0 से लेकर 5 नॉर्थ 5 साउथ। बहुत अभी हम सिर्फ नाम सिखा रहे हैं आपको, फिर आगे कॉन्सेप्ट पे आएंगे जब ये सीख लेंगे। अगला देखिए, 30 से लेकर 35 डिग्री तक, यहाँ दाब कैसा है, उच्च दाब है, और यहाँ ये इसको भी एक नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है, इसको याद रखना। देखिए क्या है, उप, या हम इसको कहें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। सेम ये यहाँ पे इसका नाम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। ध्यान दें आप लोग, कहां से कहां मैंने क्या बताया, 30 से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ में, 30 से लेकर 35 डिग्री साउथ में यहाँ दाब उच्च पाया जाता है। वायु दाब उच्च होने के कारण
इस पेटी का एक नाम रख दिया गया। देखिए यहाँ उष्णकटिबंध था, यहाँ उपोष्ण वाला क्षेत्र है, यह शीतोष्ण वाला क्षेत्र, ध्यान रखिए, इसलिए इसको कह दिया गया उपोष्ण कटिबंधी। और उपोष्ण कटिबंधी कैसी, उच्च वायुदाब पेटी। कैसा दाब है यहाँ पे, उच्च, तो उच्च वायुदाब पेटी। और जो कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में होती है वही कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। इसको भी उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बीच वाली भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इधर उधर उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी 30 से लेकर 35 डिग्री। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाइए। ये जो मैंने बताया था आर्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त से थोड़ा सा बीच में लेते हुए उसको, यानी 60 से लेकर 65 डिग्री, 60 डिग्री 65 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ। देखिए 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ में एक पेटी पाई जाती है, एक पेटी पाई जाती है। ये पेटियां कैसे बनती हैं मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं आपको, ठीक है, पहले इसको ध्यान दें। क्या होता है, ये पेटी और ये पेटी, इस पेटी को यहाँ पे जो दाब होता है, ध्यान रखें, यहाँ पे जो दाब होता है वो निम्न होता है। दाब कैसा है, निम्न, निम्न दाब है, प्रेशर लो है। यहाँ पे भी प्रेशर लो है, यानी दाब निम्न है, ठीक है। कैसे निम्न होता अभी बताएंगे, ये समझ जाइए, पहले इनके नाम जान जाइए। 60 से 65 डिग्री को क्या कहते हैं, ठीक है। ये 60 से 65 जो है निम्न दाब है, तो इसका जो नाम है, इसको देखो, ये ध्रुव है बेटा, ये ध्रुव है या पोल होते हैं, तो ध्रुव से रिलेटेड इसको नाम दे दिया गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं उपध्रुवी, उपध्रुवी। अब कैसा है, निम्न दाब, निम्न दाब पेटी। और सेम इसको कह दिया बेटा, ये भी ध्रुव है, ध्रुव से लगी हुई है, तो इसको भी उपध्रुवी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी और इधर भी उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। समझ में आना चाहिए। क्या है कि ध्रुव के बगल में है, ध्रुव के साइड में है, पोलों के साइड में है, इसलिए उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दाब कम है। क्या मैंने अक्षांश बताया, 60 से 65 उत्तरी गोलार्ध और 60 से 65 दक्षिणी गोलार्ध। अगला है ये ध्रुव, ध्रुव के आसपास, यहाँ पे भी इस पोल के आसपास ये जो स्थान होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें न पड़ने के कारण, ताप कम होने के कारण दाब सबसे ज्यादा होता है। फिर से बोल रहा हूं, सुनिए। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें स्पष्ट न पड़ने के कारण यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, और तापमान जब कम होता है तो दाब क्या होता है, बहुत अधिक होता है, दाब बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे वायु दाब अधिक होता है। दाब किसका दाब, ये सारा वायु दाब है, ठीक है ना, आप समझ चुके हैं, पिछले लेक्चर में मैंने समझा है वायु दाब। तो वायु दाब सबसे अधिक होता है, तो इसको बोलते हैं, इस पेटी का एक नाम दे देते हैं, ध्रुवी, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पे भी ये जो बन गई है बेटा आपकी, यहाँ लिख देता हूं, ध्रुवी उच्च वायु
दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर दो पेटियां हैं। ताप कम होने के कारण दाब अधिक है। दाब अधिक है तो दो पेटियों का निर्माण, ऊपर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तो ये देखिए क्या बताए, ये वायुदाब पेटियां हैं। क्या है? वायुदाब पेटियां। फिर से एक बार मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ, जल्दी से देखिए। वायुदाब पेटियां भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, निम्न दाब का जो वायु दाब की पेटी बनती है, उसका नाम दिया गया भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा के पास में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, 0 से 5 नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ने के कारण ये पेटी का निर्माण होता है। वहीं 30 से लेकर 35 उत्तरी गोलार्ध तथा 30 से 35 दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे क्या होता है? वायुदाब उच्च होता है। इस उच्च वायुदाब के कारण इस पेटी का नाम रख दिया गया है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। सेम हियर, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो एक ये पेटी हो गई। इसके बाद देखिए यानी कि 66.5 के आसपास, यानी कि 60 से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ में और 60 से 65 साउथ में एक ये पेटी का निर्माण होता है और यहाँ पे वायुदाब निम्न होता है, इसलिए, और ये ध्रुव के पास में होती है, इसलिए इसका नाम दे दिया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इसको भी यहाँ लिख दिया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब सबसे ऊपर ध्रुव के पास में यहाँ तापमान सबसे कम रहता है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती हैं, इसलिए यहाँ ठंडा रहता है और ये ध्रुवीय है, तो ठंडा रहने के कारण दाब उच्च होता है, वायुदाब, तो इसको कह दिया ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और सेम इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखा जाए तो कितनी पेटियां हैं, यहाँ देख लेते हैं पेटियां कितनी हैं। देखिए, एक तो आप ध्यान रखें कि ध्रुवीय पेटी ये कितनी है, एक इधर एक इधर, ये कितनी हो गई? 2। फिर इसके बाद एक ये और एक ये, 2 ये हो गई, तो कितनी हो गई? 4। फिर एक ये और ये और ये कितनी हो गई? 2 और जोड़ देंगे तो 6, और एक ये 7, यानी कि वायुदाब पेटियां कितनी हो रही? 7। फिर से गिन लीजिए, नंबर 1 ये हो गई, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। यानी अगर पूछा जाए वायुदाब पेटियां कितनी होती हैं, तो होती हैं 7। पूरे ग्लोब पर कितनी वायुदाब पेटियां? 7 वायुदाब पेटियां होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसकी अभी फिर से जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटियां। देखिए, ये 2 प्रकार की होती है, मुख्यतः समझिए 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है ताप जनित पेटी, और दूसरे प्रकार की जो होती हैं वो होती है गति जनित पेटी। वायुदाब पेटियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ताप जनित वायुदाब पेटी, गति जनित वायुदाब पेटी। और इनकी संख्या कितनी होती है?
टोटल अभी बताया था 7, इनकी संख्या कितनी होती है 7। अब पूछा जा सकता है कि कितनी वायुदाब पेटियां ताप जनित होती हैं, कितनी वायुदाब पेटियां गति जनित होती हैं। तो याद रखिए क्या होती हैं कि 3 जो होती हैं वो ताप जनित पेटी होती हैं। 3 पेटियां कैसी होती हैं, ताप जनित। यानी कि हमें याद रखना है ताप के कारण जो जनन होता है पेटियों का वो 3 होता है, और गति के कारण कितनी पेटियां, 4। यानी 4 वायुदाब पेटियां गति जनित होती हैं। ये ताप जनित और गति जनित क्या होता है इसको देखेंगे ध्यान से। कि जैसा कि कहा गया कि जो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां ताप के कारण निर्मित होती हैं, किसके द्वारा, ताप से बनती हैं जो वायुदाब पेटियां, उनको ताप जनित पेटी कहते हैं। पृथ्वी पर ताप के द्वारा निर्मित वायुदाब पेटी, और दूसरा गति जनित मतलब, अब यहां पे इसको लिखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति या परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण, भ्रमण गति के कारण उत्पन्न वायुदाब पेटी। क्या दोस्तों बताया मैंने, ये बताया ताप जनित पेटी यानी पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पर ताप के द्वारा निर्मित या उत्पन्न हुई वायुदाब पेटियों को ताप जनित वायुदाब पेटी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो उस पर वायुदाब पेटियां उत्पन्न होती हैं, जो बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं गति जनित पेटी। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब देख लीजिए जरा एक बार, कौन कौन सी पेटी ताप जनित होती है, कौन सी पेटी गति जनित होती है। ये रही आपकी पृथ्वी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये जो पेटी है यहाँ ये ताप के कारण बनती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है, टेम्परेचर हाई होता है और वही प्रेशर लो होता है। तो एक ये पेटी तापजन पेटी होती है। कैसी? ताप जनित पेटी, जन या जनित। और इसके बाद ध्रुवों पर ये जो ध्रुवीय पेटी, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको दिया था भूमध्य रेखीय उच्च वायुदाब पेटी। और ये ध्रुवीय पेटी जो है, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, यहाँ पे क्या होता है, इधर यहाँ पे और यहाँ पे सूर्य की किरणें ना पड़ने के कारण यहाँ पे ठंडा रहता था। और ये जो पेटी निर्मित होती थी, इसको मैंने बताया था ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये कैसी होती है? ये भी ताप के कारण। क्यों? यहाँ टेम्परेचर कैसा होता है? यहाँ टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर कैसा होता है? हाई होता है। यानी कि यहाँ टेम्परेचर हाई, यहाँ टेम्परेचर लो। टेम्परेचर लो होने के कारण जो पेटी बनती है, तो ये भी देखा जाए ताप का ही प्रभाव इस पर है। यदि ताप कम है तो ये भी ताप जनित हो गई, ताप जनित पेटी यानी ताप जनित पेटी। तो ताप जनित कितनी पेटियां हो गई? 3। भूमध्य रेखीय उच्च निम्न वायुदाब पेटी तथा 2 ये ध्रुव के पास बनी है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। इसको कहते हैं क्या? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी।
यानी 1, 2 और 3, ये 3 पेटियां जो बनती हैं वो ताप जनित होती हैं, इनको ताप जनित पेटी कहा जाता है। वहीं अब देखिए दूसरी तरफ, ये बताया था आपको 30 से लेकर 35, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, और इधर साउथ गोलार्ध में भी 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ में ये जो पेटी बनी थी, इसको अभी क्या बोला था? इसको अभी नाम बताया था उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है ना, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ये पेटी। और दूसरा यहाँ पे जो बताया था 60 से लेकर 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री ये नॉर्थ में है, और इसी तरीके से 60 से 65 यहाँ भी बनती है, 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ में। ये पेटी का नाम क्या बताया था? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बताया था ना। तो ये वाली जो पेटियां हैं और ये वाली जो पेटियां हैं, ये पेटियां पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इनका निर्माण होता है, यानी पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन गति मतलब अपने अक्ष के चारों तरफ गति करना, घूर्णन गति के कारण निर्माण होता है, घूर्णन गति के कारण। तो देखिए इसलिए इनको कैसे कहते हैं? घूर्णन गति के कारण है तो गतिजन्य पेटी, गतिजन्य पेटी। कैसी पेटियां? गतिजन्य, गतिजन्य पेटी। कैसी है? वायुदाब की। कितनी है? 2 हैं यहाँ पे और 2 इधर। गतिजन्य वायुदाब पेटी, गतिजन्य वायुदाब पेटियां। क्या बताया भैया? ये जो 4 है, देखो 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 पेटी हैं इनको हम कहते हैं गतिजन्य पेटी। टोटल मिला के हमारे पास कितनी है? 7, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6 और 7 वायुदाब पेटियां हैं, जिसमें 3 तापजन्य होती हैं। एक यानी भूमध्य रेखा के आसपास भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाली पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों तरफ। तो 1, 2, 3 ये 3 हो गई तापजनित पेटी, और ये वाली 2 ये और 2 ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनती हैं, तो इनको कहते हैं गतिजन्य पेटी। समझ में आया होगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र उच्च वायुदाब का होता है, यहाँ निम्न का होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ये कहीं पे दाब कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, फिर ज़्यादा है। यानी अगर हम यहाँ से देख लें, थोड़ा समझ लीजिए इससे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ प्रेशर से आ जाइए। यहाँ पे प्रेशर कैसा है? लो है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, फिर यहाँ पे प्रेशर लो होगा, और यहाँ पे प्रेशर कैसा है? हाई है। तो यहाँ दूसरी तरफ देख लीजिए, प्रेशर लो है तो टेम्परेचर कैसा है? हाई है, तो फिर टेम्परेचर लो होगा, फिर टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा, फिर यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? लो होगा। ये रहा टेम्परेचर लो, प्रेशर लो, प्रेशर हाई, प्रेशर लो, प्रेशर हाई, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब। सेम ऐसे नीचे भी चलेंगे, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब। देख रहे हैं क्या चल रहा? जो घटना ऊपर उत्तरी गोलार्ध में हो रही, वही घटना दक्षिणी गोलार्ध में है। क्या है? सबसे बीच में भूमध्य रेखा के आसपास प्रेशर कैसा है? दाब कैसा है? कम है। तो निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, और ध्रुवों पे फिर से उच्च वायुदाब। और जब वायुदाब उच्च और निम्न होता है तो उससे क्या होता है? पवन चलने का पहले वाला लेक्चर याद करिए। पवन के लिए या पवनों के लिए क्या उत्तरदायी होता है? चक्रवात, प्रति चक्रवात के लिए क्या उत्तरदायी होता है?
क्यों चलते हैं? पहला वाला लेक्चर, इससे पहले वाला ध्यान दीजिए, क्या बताया था मैंने? वायु दाब जो होता है, दाब वो उत्तरदायी होता है कि पवनें कब चलती हैं? जब दाब कहीं पे उच्च हो और कहीं पर निम्न हो। तो क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती हैं। तो ये मैंने बताया था। तो अब क्या होगा? पवनें चलेंगी। कैसे चलेंगी? देखिए यहाँ उच्च दाब है तो उच्च दाब, और यहाँ निम्न है तो यहाँ से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलेंगी, ऐसे चलेंगी कुछ। और फिर यहाँ पे भी उच्च वायु दाब है, यहाँ से ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है ना। और क्या जरूरी है इधर कोई चलेंगी? यहाँ पे भी तो कैसा है, यहाँ पे भी प्रेशर लो है, दाब कम है, और यहाँ प्रेशर हाई है, तो हवाएं तो इधर भी चलेंगी ना, ऐसे ही चलेंगी कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे भी तो उच्च वायु दाब है और यहाँ लो वायु दाब है, तो कुछ ऐसे भी चलेंगी। ये जो चलेंगी इन्हीं को हम कहेंगे पवनें, है ना, ऐसे चलेंगी। तो अब हम बात करेंगे आगे किसकी? पवनों की। तो इसको हम साफ करते हैं, आगे आ जाते हैं। आप लोग 1 मिनट रुकिए, इंक थोड़ा कम हो रहा, पेन में इंक ले लेते हैं। आइए बहुत ध्यान से देखिए, क्या? पवन या पवनें कर देते हैं। सबसे पहले पवनें कितने प्रकार की होती हैं? ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की पवनें होती हैं। नंबर 1, स्थायी पवनें। स्थायी पवनें। नंबर 2, सामयिक पवनें। सामयिक पवनें। नंबर 3, स्थानीय पवनें। पवनें कितने प्रकार की होती हैं? पवनें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। मेन जो पार्ट होते हैं 3 होते हैं। स्थायी पवनें, नंबर 2 सामयिक पवनें, और नंबर 3 स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें क्या होती? देखिए ये स्थायी है और ये स्थानीय है। ये स्थायी है, स्थायी मतलब जो रेगुलर चलती रहे एक ही दिशा में, और ये स्थानीय है। जरा इनको देखें, स्थायी पवनें किसे कहते हैं? स्थायी पवनें वे पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहे, एक ही दिशा में गति करे। ज्यादा नहीं यहाँ लिखूंगा, आगे बताऊंगा आपको। स्थायी पवनें क्या होती? वे पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में गति करें। क्या करें? एक ही दिशा में गति करती रहती, स्थायी पवनें कहलाती। आइए दूसरा, सामयिक पवनें। सामयिक पवनें वो होती हैं जो मौसम के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं। सामयिक पवनें क्या बताया? जैसे मौसम बदलता है, ताप बदलता है, तो दाब बदलता है, उसी आधार पर इनकी क्या बदल जाती हैं? इनकी दिशाएं बदल जाती हैं, वो होती हैं सामयिक पवनें।
ये समय समय पर इनकी दिशा बदलती रहती है, सामयिक पवने कहते हैं। जैसे अभी बताएंगे, मानसूनी पवने हो गए, स्थल समीर हो गया, जल समीर हो गया, पर्वत समीर हो गया, घाटी समीर हो गया, वो सब सामयिक पवन के उदाहरण हैं। अब आ जाइए स्थानीय पवने। स्थानीय पवने क्या होती है? स्थानीय, जैसा कि नाम है, किसी स्थान विशेष में, किसी एक निश्चित क्षेत्र में चलने वाली जो पवने होती हैं उनको स्थानीय पवने कहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न स्थानों पर, जैसे अभी पूछा जाएगा चिनूक हवाएं कहाँ चलती हैं, फौन कहाँ चलती है, लू कहाँ चलती है, ठीक ना। और इसी तरीके से तमाम पवने हैं, हरमट्टन कहाँ चलती है, सिमाकू कहाँ चलती है, ठीक है। तो ऐसी कई पवने पूछी जाएंगी जिनको हम कहेंगे स्थानीय पवने। गिली गिली, विली विली, ठीक है ना, ये सब स्थानीय पवने होंगी। तो वो स्थानीय पवने क्या होती हैं? किसी स्थान विशेष पर, क्या बताएंगे, किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवने। अभी डिस्कस और करेंगे, लेकिन मेन अंतर यहाँ पे आप समझ लीजिए। पवने कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती हैं। बिल्कुल समझते जाइए, एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी आपको, अगर ध्यान से आप लोग सुनेंगे और लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और जरूर इससे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको। हर एग्जाम में एक से 2 क्वेश्चन आते हैं जो चैप्टर चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है। पवने 3 प्रकार की, स्थायी पवने, सामयिक पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने क्या होती हैं? वे पवने जो वर्ष भर एक ही दिशा में गति करें, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल होते हैं पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने, ठीक है ना, अभी डिस्कस करें। सामयिक पवने जो समय के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं, कुछ समय किसी दिशा में, कुछ समय के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, मौसम बदलता है, यानी सूर्य का ताप जिस तरीके से बदलता रहता है उस तरीके से इनकी दिशा भी बदलती रहती। किसी जगह पर सूर्य का ताप कम है, सूर्य उत्तरायण गया या दक्षिणायण गया, तो जिस दिशा में सूर्य जाता है उसी को ये फॉलो करती है, ठीक है, सूर्य को फॉलो करती है, सूर्य की गति को। स्थानीय पवने किसी स्थान विशेष पे जो चलती हैं, ठीक है ना। तो जैसे फौन हो गया, चिनूक हो गया, ठीक है, सिमाकू हो गया, डॉक्टर बिंड हो गया, ये सारी चीज़ें, हरमट्टन, ये सब स्थानीय पवने होती हैं। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे जाइए। देखिए स्थायी पवने ये फिर से 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ बना ली। सबसे पहले व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। नंबर 2 पछुआ पवने। नंबर 3 ध्रुवीय पवने। सामयिक पवने देखिए, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 मानसूनी पवने। नंबर 2 स्थल समीर एवं जल समीर। नंबर 3 पर्वत समीर और घाटी समीर, ठीक है। और इसी तरीके से स्थानीय पवने 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है गर्म और दूसरी है ठंडी, यानी गर्म स्थानीय पवने और ठंडी स्थानीय पवने। देखिए स्थानीय पवने वैसे अगर इनका नाम बताया जाए, भिन्न भिन्न स्थानों पर सैकड़ों चलती है, लेकिन इनके प्रकार कितने होते हैं? 2। कुछ स्थानीय पवने गर्म होती हैं, कुछ होती हैं ठंडी।
यानी गर्म पवने स्थानीय, और ठंडी चिनुक छिपाकू को भी बताया, फोन है ना, बिली गिली, ये जो हवाएं हैं, लू हो गया, तो ये हो गई पवने स्थानीय पवने। एक बार देख लीजिए, स्थायी पवने 3 प्रकार की, व्यापारी पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। सामयिक पवने 3 प्रकार की, मानसूनी पवने, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर। स्थानीय पवने 2 प्रकार की, गर्म और ठंडी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, इनको एक एक करके समझेंगे। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और इन सभी के बारे में, ध्रुवीय पवने, मानसूनी पवने, जल थल समीर, पर्वत घाटी समीर, और इनके बारे में, सभी के बारे में हमें डिटेल से समझना होगा, है ना। अगर एक बार आप ये डिटेल पढ़ लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको रिवीजन करिए, इसके आगे जो मैंने पहले पढ़ाया है उसको भी रिवीजन करिए, और अगला इसी का पार्ट जो बचा हुआ है मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेके आऊँगा, और तब तक आप पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बहुत मेहनत से पढ़ते रहिएगा। और आपने मेरे को इतनी देर सुना, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, लास्ट में एक बात कहूँगा, जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनका भी प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके उनको भी, और इससे सबका भला होगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, ओके।